मैं ना तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सहमत हूं और ना ही जिस तरीके से बंगाल को लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है उस पर बात की बड़ी तारीफ करता हूं कि कम से कम ममता बनर्जी सरकार में रहने के बावजूद भी वो लड़ रही है। करना कि बंगाल एक वायलेंट सोसाइटी है या बंगाल के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या वहां पे वायलेंस होता है, मैं इसको पूरी तरीके से नकारता हूं। आपकी बात कह रहे हैं, आप वाकई ये कह रहे हैं कि जजों के घेराव के लिए इलेक्शन कमीशन और एसआईआर जिम्मेदार है। वामपंथी आतंकवाद का नासूर देश में पल रहा था नक्सलवाद के तौर पर, उसे खत्म करने में हमारी फोर्सेज को विकास नहीं, इसलिए वो लोग प्रोवोक हो गए और सब बंदूक लेके खड़े हो गए। मर गए ऐसे बंदूक लेके खड़े होने वाले। जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। अभी भी नहीं समझ रहे। पश्चिम बंगाल में 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को रिव्यू के लिए लगाना पड़ा। जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए। इसका मतलब आप पश्चिम बंगाल राष्ट्रवाद की भूमि था, है और रहेगा। कहां गड़बड़ हुई जानते हैं? ये जो वामपंथी सत्ता में आ गए, तीन हमें पसंद नहीं, कोई मार दो उसको, गला उतार दो उसको। ये कौन सी थी भाई? ये देश के किसी हिस्से में नहीं होता। जहां वामपंथी सत्ता में वही होता है। छूटने के बाद उनके ऊपर पत्थर, लाठी, ईंटा सब मारा है। और फिर हम बताएंगे पत्रकारों को नहीं ऐसा है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे 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 वामपंथी को लेकर जो नफरत है खत्म होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप इनडायरेक्टली दरअसल भगत सिंह से भी नफरत करने लगते हैं, सुभाष चंद्र बोस से भी नफरत करने लगते हैं। कहीं अगर मुसलमान 50% है तो हम छलने क्यों लगते हैं भाई इतना ज्यादा? वो भारतीय नहीं है क्या? उनमें भारतीयता का डीएनए नहीं है क्या? मुस्लिम 50% के ऊपर आबादी होती है, वहां क्यों इस तरह की कानून व्यवस्था की समस्या आती है? नंबर 1, भारत में जहां जहां कम्युनिस्ट मजबूत हुए या सत्ता में हुई, एक राज्य है त्रिपुरा, दूसरा राज्य है केरल, तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। हत्या हुई, हिंसा हुई, पॉलिटिकल वायलेंस बोलेंगे आप, उसमें भी नाराज हो जाएंगे, चीखने लगेंगे, तो फिर इससे क्या चलेगा सर? और यही तो फांसीवादी मानसिकता है कि हमारी तरह नहीं सोचोगे तो नक्सली। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के चैनल पर भी डिबेट काफी जबरदस्त होने वाली है। जी हाँ, आज की डिबेट में वामपंथी कालूतोष को बेनकाब किया हर्षवर्धन त्रिपाठी ने। जी हाँ, ये कालूतोष पश्चिम बंगाल को लेकर जो कोर्ट ने फैसला दिया उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं था, और जो एसआईआर हो रहा है या इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं था। मतलब ये वामपंथी सोच रखने वाला ये दरबारी कांग्रेसी दरबारी पत्रकार कुछ भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था पश्चिम बंगाल को लेकर। जी हाँ, इसी को लेकर और इसकी सोच को लेकर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने इसको इतनी बुरी तरीके से डिबेट में नंगा किया, इसने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, ये वामपंथी सोच वाला जो कांग्रेस दरबारी पत्रकार है, इसको हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अच्छी तरीके से समझा दिया कि इन वामपंथियों की सोच क्या है। जहां जहां पर भी वामपंथियों की सरकार हुई है वही दंगे फसाद क्यों होते हैं। भाई साहब, डिबेट बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, बहुत ही गर्दा उड़ाने वाली, मतलब पूछो मत, बहुत ही जबरदस्त है। डिबेट को अंत तक देखना, अपने कमेंट जरूर लिखना। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट। और बताइए कि ये बंगाल में इतना बवाल क्यों है? सब लोग कहते हैं ममता बनर्जी इतना बढ़िया सरकार चलाती हैं, इतना अच्छा बंगाल उन्होंने कर दिया, बढ़िया शासन चलता है। राजनीतिक हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में पूरे देश में। अब ये वाला मतलब जजों को तक नहीं छोड़ा, वो अलग बात है कि वो एआईएमआईएम के एक नेता थे उसमें। ये बंगाल में सबसे ज्यादा क्यों होता है? देखिए, अब इस पर तो माइकल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है कि बंगाल में हर चीज पॉलिटिकल है और वहां हमेशा पोलराइज्ड स्टेट है हिंदुस्तान का। मैं ना तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सहमत हूं और ना ही जिस तरीके से बंगाल को लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है उस पर भी सहमत हूं। मैं तो इस बात की बड़ी तारीफ करता हूं कि कम से कम ममता बनर्जी सरकार में रहने के बावजूद भी वो लड़ रही है, और लोकतंत्र के अंदर चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर वो लड़ रहा है तो वो बड़ी बात है। उसका अगर वो असहमत है एसआईआर को लेकर, और मैं बहुत पहले से इस बात पे कह रहा हूं कि ऐसी कोई जल्दी नहीं थी जिसकी वजह से एसआईआर, आप इस देश के अंदर सेंसस नहीं करवा पा रहे, जनगणना नहीं करवा पा रहे। आप अभी भी महिला आरक्षण के लिए आपको 2011 का की जनगणना चाहिए। मतलब ये कितना आयरॉनिकल है, कितना ट्रेजिक है कि आप अभी तक 6 साल हो गए हैं, लगभग 6 साल पूरे होने वाले हैं और जनगणना नहीं करा पाई सरकार, और एसआईआर को 3 महीने के अंदर करने की बात करती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? तो मैं ये बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि बंगाल के बारे में जो कहा जाता है, आज जो बंगाल में होता है कल उसको देश फॉलो करता है। और ये चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी हो, चाहे राजा राममोहन राय हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे देवेंद्र नाथ ठाकुर हो, चाहे तमाम लोग हों। इसलिए बंगाल को यह पेंट करना कि बंगाल एक वायलेंट सोसाइटी है या बंगाल के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या वहां पे वायलेंस होता है, मैं इसको पूरी तरीके से नकारता हूं। बंगाल अपने हक के लिए लड़ रहा है, और अगर उसकी लड़ाई इस लड़ाई में गड़बड़ियां भी होंगी, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जिस तरीके से जजों का घेराव करने की कोशिश की गई, 9 घंटे तक उनको बंधक बनाया गया, ये एक निंदनीय घटना है। इसकी निंदा होनी चाहिए। आपको एसआईआर पर लड़ाई लड़नी है, आप जम के एसआईआर पर लड़ाई लड़िए। और इलेक्शन कमीशन से मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इस देश के लोगों को वाकई में उस स्थिति पर ला रहा है जहां पे लोग प्रवोक हो रहे हैं, और इसका क्या नतीजा निकलेगा मैं नहीं बता सकता। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ये बात कह रहे हैं। आप वाकई ये कह रहे हैं कि जजों के घेराव के लिए इलेक्शन कमीशन और एसआईआर जिम्मेदार है, कि उसने ऐसा माहौल बना दिया कि लोग उग्र हो गए और उनको जजों का घेराव करना पड़ा? आप तो आशुतोष लोकतंत्र की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं क्योंकि एक परसेप्शन ये बन रहा है कि आप जबरदस्ती ये काम कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर जी आपसे शुरू करेंगे। आशुतोष कह रहे हैं ये एसआईआर जो जल्दबाजी में हुआ, उसी की वजह से लोग इतना प्रवोक हो गए कि उनको ये जजों का घेराव भी करना पड़ा और इस तरह का उग्र विरोध करना पड़ा। अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार है और सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति भी है। माने कि अभी 31 मार्च 2026 बीती है और बरसों से जो वामपंथी आतंकवाद का नासूर देश में पल रहा था नक्सलवाद के तौर पर, उसे खत्म करने में हमारी फोर्सेज को सफलता मिली। वहां भी इसी तरह की बात होती थी कि बिजली नहीं पहुंची, सड़क नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंचा,
विद्यालय नहीं पहुंचे, विकास नहीं, इसलिए वो लोग प्रोवोक हो गए और सब बंदूक लेके खड़े हो गए। मर गए ऐसे बंदूक लेके खड़े होने वाले। जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। सभ्य समाज में प्रोवोक होने वालों की कोई जगह नहीं। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के तैनात किए हुए अधिकारी, कोई राज्य ऐसा नहीं है, बिहार में भी सब कुछ हुआ था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लेकर आइए। और मुझे विनोद जी का वो याद है, विनोद जी ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया, पता नहीं कौन थे नेता, उसे मुझे डिबेट में, आप ही के डिबेट में कहा कि आप लोग क्यों नहीं 1 दर्जन लोगों को लेके जाते हैं। नहीं लेके जा पाए ना। झूठ अफवाह पर देश को चलाने की कोशिश हो रही है, इस तरह से प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है। वो तृणमूल कांग्रेस का नेता रहा, अभी AIMIM से चुनाव लड़ा, जो भागने की कोशिश कर रहा था, तो ममता जी का बहुत नजदीकी है। और आप इस समस्या को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को रिव्यू के लिए लगाना पड़ा। जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, इसका मतलब आप समझते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हो गया। हम उनको SDM, ADM, DM लेवल के लोग नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि ममता बनर्जी को किसी पर भरोसा नहीं, ममता बनर्जी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं। ये हालात बन गए। और ये कहां हुआ? ये कालियाचक मालदा जिले में। मालदा कौन सा जिला है? पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना में 27% मुसलमान। अब जितने हो गए होंगे, 15 साल और बीत गया है, जनगणना अब शुरू हो गई है, चूंकि आशु जी कह रहे थे संयोग से शुरू हो ही गई है, अब जाके एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। 70% मुर्शिदाबाद, 55 से ज्यादा प्रतिशत मालदा। तो जहां 50% से अधिक हो जाएंगे, वैसे प्रोवोक होंगे क्या मुसलमान? असली समस्या की तरफ बात क्यों नहीं कर, क्यों डर जाते हैं? और पश्चिम बंगाल राष्ट्रवाद की भूमि था, है और रहेगा। कहां गड़बड़ हुई जानते हैं? ये जो वामपंथी सत्ता में आ गए 3 दशक से अधिक, कितना 34-35 साल रहे थे ना, खत्म कर दिया उन्होंने। जिस तरह का घटिया राजनीतिक षड्यंत्र वहां रचा, सिर्फ हिंसा, सिर्फ हत्या, फांसीवादी, हमें पसंद नहीं कोई, मार दो उसको, गला उतार दो उसको। ये कौन सी थी भाई? ये देश के किसी हिस्से में नहीं होता। जहां वामपंथी सत्ता में आते हैं वही होता है। और इसीलिए आज हमको ये बात गंभीरता से करनी चाहिए। और मैं पहले दिन से राष्ट्रपति शासन का पक्षधर था। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। मेरा मानना है पूरी कड़ाई के साथ। और अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर आप आरोप लगा दीजिए, चीफ जस्टिस के ऊपर कहिए, मुख्य न्यायाधीश, नहीं, सुनवाई भी इनको ऐसे ऐसे करनी चाहिए। हम तो आज तक ये समझे ही नहीं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसको पता चला कि हमारे 7 अधिकारी बंधक हैं, रात में कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश से बात हुई, सबको दौड़ाना पड़ा, तब जाके छूटने के बाद उनके ऊपर पत्थर, लाठी, ईंटा सब मारा है। और सर हम बताएंगे पत्रकार होकर, नहीं ऐसा है, सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे सुनना चाहिए। पर लेकिन NIA की क्या जरूरत है भाई? हर्ष जी, यहाँ पर NIA की क्या जरूरत है? कोई आतंकवादी घटना थोड़े हुई है। देखिए, आतंकवादी घटना हुई या नहीं हुई है, ये मैं अभी जानता नहीं हूं, तो इसको तो वो तय करेंगे लोग। लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, क्या मालदा की उस भीड़ में ऐसे लोग शामिल थे, इसका जवाब एजेंसी जांच करके देगी। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि CBI या NIA, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग ने उनको दिया। और अगर ये लगता है कि हर जगह जब तक बम नहीं फूटेगा तब तक वो राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच के दायरे में नहीं आएगा, तो ये भी बड़ा जनरल। ठीक है, एक छोटा सा स्पष्टीकरण दे दूं, समझ में नहीं आया। एक छोटा सा स्पष्टीकरण दे दूं, मैंने अभी चैट GPT से इसीलिए पूछ लिया, तो कुछ हद तक आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि आशुतोष आप वो सही कह रहे हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने SIR की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या संवैधानिकता पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। लेकिन हाँ, बीच बीच में जो उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, वहां मैं सही हूं, बीच बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर बहुत सारे ऑर्डर दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि संवैधानिकता में कोई दिक्कत नहीं है और हम SIR को नहीं रोकेंगे। बोलिए आशुतोष, क्या कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो वामपंथ को लेकर जो नफरत है, खत्म होनी चाहिए। क्योंकि फिर आप इनडायरेक्टली दरअसल आप भगत सिंह से भी नफरत करने लगते हो, सुभाष चंद्र बोस से भी नफरत करने लगते हैं, क्योंकि वो सब लोग कम्युनिज्म के मानने वाले लोग थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना दिया था। खैर छोड़ दीजिए, गांधी जी से उनकी झगड़ा इसी बात को लेकर थी। तो कम से कम वामपंथ का से नफरत करते करते सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का सम्मान हमें करना चाहिए। दूसरी बात, ये कोलैप्स क्यों हुआ? कोलैप्स इसलिए हुआ क्योंकि आपने चीफ सेक्रेटरी बदला, आपने DGP बदला, आपने होम सेक्रेटरी बदला, आपने कमिश्नर बदले, आपने न जाने कितने जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए। जब प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, तो आप कर क्या रहे थे? क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी को सैक किया गया? क्यों नहीं DGP को सैक किया गया? क्यों नहीं होम सेक्रेटरी को सैक किया गया? भैया खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रात 2 बजे तक मैं मॉनिटर कर रहा था। मतलब इससे ज्यादा भयानक स्थिति क्या होगी? मैं ये कह रहा हूं कि भाई वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की जिम्मेदारी तो जो नए चीफ सेक्रेटरी गए थे, जो नए DGP गए थे, उनकी थी ना। दूसरी बात, अब कहीं अगर मुसलमान 50% हैं तो हम उछलने क्यों लगते हैं भाई इतना ज्यादा? वो भारतीय नहीं है क्या? उनमें भारतीयता का DNA नहीं है क्या? हमें उन पर यकीन नहीं है क्या? हम उनको हमेशा देशद्रोही, देश खिलाफ, पाकिस्तान परस्त बताने की कोशिश क्यों करते हैं? ये जो नैरेटिव है, ये इस देश को तबाह कर रहा है कि मालदा में अगर 50% मुसलमान होगा तो ठीक है आशुतोष, ओके, वन सेकंड, मैं चाह रहा हूं आशुतोष, बस 2 शब्द उस भीड़ के लिए कह दीजिए जिसने जजों को बंधक बना लिया था 9 घंटे के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे हैं जितने नाम काटे गए वापस जोड़ो। 2 शब्द कह दीजिए उनके लिए बस। मैंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग भी इस घटना के लिए जिम्मेदार, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
भीड़ पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। जिन्होंने ये जो भीड़ को उकसा रहे थे, जिन लोगों के नेतृत्व में काम हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो प्रोवोकेशन की बात करते हैं ना, ये देश अगर प्रोवोक नहीं होता महात्मा गांधी की वजह से तो देश आजाद भी नहीं होता। लोकतंत्र में देश आजाद इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के खिलाफ हिंदुस्तान के लोग प्रोवोक हुए, उनको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, ओके, महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ। ये दरअसल एंटी डेमोक्रेटिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि इस देश के अंदर कहीं भी कोई सड़क पे ना निकले, कोई अपनी बात ना करे, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। ओके, हर जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पता नहीं आशुतोष जी को इतना बुरा क्यों लग गया। मुझे तो वामपंथी भी पसंद है, मेरे मित्र भी हैं, सबका सम्मान करता हूं। मैं तो आशुतोष जी का भी सम्मान करता हूं, भले वो देश विरोधी जो लोग हैं उनके साथ किसी तरह से खड़े नजर आए। अब अगर इनको मुफक्करुल इस्लाम वो देश विरोधी नहीं लग रहा है, वो आतंक की हरकत करता नहीं लग रहा है, बम फोड़ना ही थोड़ी ना होता है। लेकिन चलिए मैं दो और तथ्य बता देता हूं। अब ये देखिए, अब ये तो फैक्ट है ना सर, अब ये बौद्धिक बेईमानी वाला तो जमाना रहा नहीं कि कुछ लोग तय करेंगे सर। जहां मुस्लिम 50% के ऊपर आबादी होती है, वहां क्यों इस तरह की कानून व्यवस्था की समस्या आती है, नंबर एक। दूसरा, भारत में जहां जहां कम्युनिस्ट मजबूत हुए या सत्ता में हुई, एक राज्य है त्रिपुरा, हत्याएं हुई, हिंसा हुई, पॉलिटिकल वायलेंस वहीं हुआ। दूसरा राज्य है केरल, हत्या हुई, हिंसा हुई, पॉलिटिकल वायलेंस यहीं हुआ। तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। अब सर फैक्ट बोलेंगे आप, उस पर भी नाराज हो जाएंगे, चीखने लगेंगे, तो फिर इससे क्या चलेगा सर? और यही तो फांसीवादी मानसिकता है कि हमारी तरह नहीं सोचोगे तो नक्सली बनेंगे, गोली मार देंगे। सर उस वाले प्रोवोकेशन से मत करिए सर, ये अच्छा नहीं लगता है सर, ये ठीक नहीं है। आप गांधी जी की बात कर रहे थे। अरे 3 लोग और हैं, अभी बाद में आ जाऊंगा दोबारा। 3 लोग और हैं, पहुंच गए। एक मिनट, मैं अपने मित्र हर्षवर्धन जी को बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम हजारों की संख्या में छात्र सड़क पे उतरते हैं। क्या सारे मुसलमान हैं क्या? वो क्या उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है क्या? ये जो बड़े बड़े बाबा जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, ये किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं? ये इन पे हमारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? ओके, हर्षवर्धन जी 30 सेकंड्स में आगे मुझे आवाज क्यों नहीं निकलती? अगर यही कोई मौलाना होता तो अब तक टीवी में डिबेट चल रही होती, जबरदस्त टीवी डिबेट चल रही होती। 30 सेकंड। अगर मानक ने उस नीच खरात के ऊपर बहस की होती ना, तो मैं कहता उसको जूते मारो उस नीच खरात पर, अगर मानक जी। लेकिन मानक जी ने तो बहस दूसरी की है। आप भटक क्यों जाते हैं सर? इतना आपको तर्क तथ्यों की कमी होते हुए मैंने नहीं देखा। ऐसे असहाय हो जाना कि जो मुद्दा है उसको छोड़ के भाग खड़े होते हैं। और पश्चिम बंगाल को लेकर आप लोग इतने असहाय क्यों दिखते हैं? कम्युनिस्टों का था तब चलो बचा रहे थे, अब ममता जी को भी बचा रहे हैं। जिस राज्य में है उसी को कहेंगे ना सर। और बताइए ना कि ऐसे कहीं किसी भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो अभी कौन कौन उछल रहा हो, कितना उछल रहा होता, कुछ लोगों का तो सर फूट। देखा आपने किस तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी ने इस वामपंथी सोच रखने वाले कांग्रेस दरबारी कालू तोष की अच्छी तरीके से रगड़ाई कर दी और इतनी बुरी तरीके से धोया और डिबेट में ऐसा नंगा किया इन्हें जिंदगी में भी नहीं सोचा हूं। इसकी सोच किस तरीके है, जहां जहां पर इनकी सरकारें होती है वहां क्या करते हैं, ये पूरा हर्षवर्धन त्रिपाठी ने पूरी अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।